हेलो बच्चों, आज हमारा जूलॉजी के अंदर टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। देन हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटी या लंग्स कैपेसिटी के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे समरी जो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सबसे पहले ब्रीथिंग होती क्या है? ब्रीथिंग का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स एयर का इन और एयर का आउट। हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस सिंपल जो दो स्टेप्स होते हैं इनको बोलते हैं हम ब्रीथिंग। और अब इस ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर अपने पास कौन सी मसल इंक्लूड होती है उनके बारे में देखेंगे हम। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स मेनली टू टाइप ऑफ मसल इन अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी मसल इंक्लूड होती है उनके बारे में देखेंगे। तो पहली जो है वो है डायफ्राम या फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम या फ्रेनिक मसल्स। सेकंड अपने पास होगी इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती हैं? ये आपके पास रिब्स के अंदर, रिब्स के इन बिटवीन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये रिब्स है और ये रिब्स है, इनके बीच में जो ये मसल है इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम क्या होगा हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि डायफ्राम के बारे में भी। जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इन शॉर्ट इसको लिखते हैं ICM। ये टू टाइप की होती है। एक तो होती है EICM, एक होती है IICM। EICM का मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। EICM का मतलब क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और IICM का मतलब है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कोस्टल वर्ड यूज किया है रिब्स के लिए। तो इंटर मतलब जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होगी, ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल है। इसमें एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। जैसे कि ये हमारी मान लिया कि लंग्स है। अब अगर हम थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर देखें तो वेंट्रल साइड में जो थोरेसिक कैविटी होती है उसको कवर कौन करता है? स्टर्नम। डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड में रिब्स होती है, और आपके पोस्टीरियर साइड में क्या होगा? डायफ्राम होगा, डोम शेप। तो ये आपकी क्या है? एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, और आगे वाली वेंट्रल और पीछे इसके डोर्सल। तो मान लिया कि ये मैंने बनाया स्टर्नम, और ये आपके पास है स्टर्नम, ये स्टर्नम है। इसके साथ ये आपकी मान लिया रिब्स लगी हुई हैं। दोनों साइड आपके पास क्या लगी हुई हैं? रिब्स लगी हुई हैं। इन रिब्स के बीच में जो ये मसल्स होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। और जो लंग्स को पोस्टीरियर साइड में कवर करता है इस मसल को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
तो ये आपके पास है डायफ्राम। जनरली डोम शेप होता है। जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, जब एयर का इन और आउट करते हैं, तो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की वजह से ये प्रोसेस हो पाती है। अब जो इंटरकोस्टल मसल है, इसमें भी दो टाइप की मसल बताई थी आपको, एक तो IICM, एक EICM। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और जो डायफ्राम होगा, ये दोनों मसल्स जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, उस टाइम इन मसल्स का यूज होता है। जैसे कि अपन ने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, हमने कोई भी यहां पर फोर्स्ड इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन नहीं किया है, कोई भी ताकत लगा के अपन ने एयर का इन और आउट नहीं कराया है। नॉर्मल जस्ट रिलैक्स पोजीशन में जब हम एयर का इन और आउट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। और इस टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की मसल्स यूज होती हैं। इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रिलैक्स हो, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहां पर जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी जो होगी, जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, जो यहां पर जो अपनी रिब्स है, इनके जो इन बिटवीन रिब्स ये मसल्स प्रेजेंट है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो डोर्सो वेंट्रल, यानी कि आगे और पीछे में, यानी कि इस साइज में, जैसे कि ऐसे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये आपका जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में। डोर्सो जो वेंट्रल पोजीशन है उसके अंदर आपके पास थोरेसिक जो कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम जनरली कैसा होता है, ऐसे डोम शेप होता है। तो ये मान लिया एक लेवल है नीचे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब डायफ्राम वैसे होता है डोम शेप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, फ्लैट होगा। तो जब डायफ्राम की वजह से क्या होगा, डायफ्राम की वजह से जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, तब आपके पास जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर थोरेसिक जो कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये अपनी एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड। जब डायफ्राम रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और जब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपके पास डोर्सी वेंट्रल पोजीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब EICM, जब EICM रिलैक्स करेंगी तो आपके पास थोरेसिक जो कैविटी होता है उसका वॉल्यूम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और डायफ्राम में कुछ ऐसा होगा, जब ये रिलैक्स करता है तो अपनी डोम शेप के अंदर आ जाएगा, और डोम शेप के अंदर आने के बाद क्या होगा, यहां पर भी रिलैक्सेशन होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंस्पायरेशन होगा और रिलैक्स करेंगे तो एक्सपायरेशन होगा। तो ये दो स्टेप्स हैं मेनली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, इनमें इन मसल का यूज होगा। एक इंटरकोस्टल मसल रहेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये कब होती है यूज, जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हो। नॉर्मल ब्रीथिंग में ये होगी, जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हो तब अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो
तो इसमें आईसीएम के अपोजिट काम होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब ये रिलैक्स होंगी तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लिया जैसे कि नॉर्मल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, अपन ने ब्रीथिंग इन किया तो इस टाइम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब रिलैक्स किया तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे तो हम मसल्स को और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर की साइड, और अंदर की साइड और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां तक क्लियर सबको। अगला प्रोसेस है इंस्पिरेशन। इसके अंदर अपन ने 2 स्टेप पढ़े थे अभी, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। अब इंस्पिरेशन को अपन देखेंगे डिटेल में। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो एयर है वो क्या होगी, इन होगा एयर का, हम सांस लेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे। तो अभी आपको बताया कि कौन सी मसल इंक्लूड होगी, नॉर्मल ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम की मसल, और डायाफ्राम मसल। इंस्पिरेशन में क्या होगा, जब अपने को क्या करना है, एयर को इन करना है। एयर कब अंदर आएगी, जब बाहर का दबाव ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो और अंदर प्रेशर कम हो तो एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगी। और अंदर एंटर कब करेगी, जब लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो। आपने एक केमिस्ट्री के अंदर लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। मान लिया कि एक रूम के अंदर 50 बच्चे हैं, तो वहाँ पर अगर उन 50 बच्चों की वजह से भीड़ भाड़ हो रही है, अगर उसी रूम का साइज हम इंक्रीज करते हैं और बच्चों की संख्या कितनी रखें, 50 ही, तो वहाँ का वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसकी वजह से वहाँ पर बच्चों के बीच में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब अगर मेरे को एयर का इन करवाना है, इंस्पिरेशन करना है, तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, मेरे को थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, वहाँ का लंग्स का जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो गैस मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। तो फर्स्ट टाइम तो हमें क्या करना है कि जो थोरेसिक कैविटी होगी इसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज करना है, तभी तो मैक्सिमम एयर अंदर आएगी ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। अब इसके अंदर जो 2 मसल इंक्लूड होती हैं, इनमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ज़्यादा होना चाहिए लंग्स के प्रेशर के कंपैरिजन में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए किससे, लंग्स के प्रेशर से। या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोल सकते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, जब हम अपनी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहें, तो जब इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इन मसल की हेल्प से, जब IEICM जो मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा, डोर्सी वेंट्रल एक्सिस में। डोर्सी वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकंड अपन ने क्या कहा था, डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर भी आपके पास थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और कौन से एक्सिस में होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर
एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। तो एंटीरियो पोस्टीरियर और डोर्सी वेंट्रल दोनों साइड में क्या होगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से लंग्स के अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। एक तरह से नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर। तो लो प्रेशर हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। तो हवा कहां आएगी, एयर कहां मूव करेगी, एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर से। एयर मूव करेगी आपके पास एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में अपन ने क्या किया, दो मसल को अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कराया, उसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने से लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा हो गया। तो प्रेशर हाई टू लो फ्लो किया, जिससे प्रोसेस कंप्लीट हुई आपकी इंस्पायरेशन की। और इंस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर एटीपी का यूज होता है, तो इसलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ये एक्टिव प्रोसेस होती है और लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड का टाइम लगता है इंस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर। अब जैसे कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, जब एयर एंटर करेगी, कब एंटर करेगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। ये एयर अंदर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहां का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो यहां पर रिब्स और स्टर्नम, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो हमारी रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डायफ्राम यहां पर फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप से क्या हो जाएगा, फ्लैट। इसके ऊपर भी PYQ बनता है। जैसे कि यहां पर आपको लिख के दे दिया A कि रिब्स रिलैक्स कर रही हैं या फिर राइज कर रही हैं, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वॉल्यूम क्या किया, थोरैक्स का रिलीज, प्रेशर बाहर ज्यादा था, अंदर कम, एयर आई इन। तो ये हमारा प्रोसेस है इंस्पिरेशन का। सेकंड प्रोसेस है एक्सपायरेशन। इसके अंदर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इंस्पिरेशन का। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर क्या हुआ था, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहां क्या होंगी, ये मसल रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होंगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सेम डायफ्राम के साथ होगा, डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यानी कि ये दोनों मसल रिलैक्स कर गई, उसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होगा, इनका वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। थोरेसिक कैविटी का ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर एक बात समझ में आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो हवा तेजी से बाहर एक्सपेल होगी, एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स। और रिब्स स्टर्नम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम भी रिलैक्स कर जाएगा और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो प्रेशर इंक्रीज कर गया और एयर आउट। तो ये एक्सपीरेशन जो होगा ये इंस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट है। जो मसल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगी वो यहां पे रिलैक्स होगी। आया समझ में इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। अगला है फोर्स्ड एक्सपीरेशन। इसका मैंने आपको बताया था कि यहां पर कौन सी मसल यूज होती है, IICM
प्लस एब्डोमिनल मसल्स। यानी कि आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमेंस की मसल यूज होगी किसके अंदर? फोर्स्ड एक्सपीरेशन के अंदर। नॉर्मल ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे थे? एयर इन और आउट। जब आप एक्सपीरेशन का मतलब है कि फोर्स्ड एक्सपीरेशन, यानी कि हम जब धक्के से यानी कि प्रेशर लगा के जब हम हवा को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे? फोर्स्ड एक्सपीरेशन। तो यहां पर ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या होंगी? ये जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो अपन ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जब दोनों चीजें ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहां पर थोरेसिक जो कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो फोर्सफुली एयर बाहर निकलेगी लंग्स से। इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड एक्सपीरेशन। आया समझ में? तो यहां तक आपने पढ़ा इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के बारे में और फोर्स्ड एक्सपीरेशन के बारे में। अगला टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। तो हमारे पास 4 वॉल्यूम होते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें कुछ नहीं है कि हमने जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करते हैं कि हमने फोर्सफुली एक्सपीरेशन किया है या फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया है, या फिर एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद भी लंग्स में कितनी एयर रह जाती है, या फिर हम नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो हम कितना वॉल्यूम इन और आउट करते हैं, उनके बारे में बताया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। तो 4 टाइप के वॉल्यूम डिस्क्राइब कर रखे हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये है नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम करते हैं, नॉर्मल जब हम ब्रीथिंग करेंगे, एयर का इन और एयर का आउट, जब नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे इन और आउट, उस टाइम लगभग 500 ml जो एयर है उसका एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और हमारी लंग्स में। तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली आपने इंस्पायर किया, नॉर्मली एक्सपायर किया, तो ये 500 होगा, 500 ml। इसके अंदर भी डिवाइड जब हम करेंगे तो 350 जो ml वॉल्यूम होता है, ये एक्चुअल एक्सचेंज होता है 350 ml का। और इसमें से जो 150 ml होता है ये एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम इस 150 जो ml है इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस या एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। तो ये है टाइडल वॉल्यूम जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। सेकंड अपने पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? यहां पर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मैंने नॉर्मल ब्रीथिंग की, बाहर छोड़ा एयर को, फिर अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा तो कितनी तेजी से मैं मेरी लंग्स के अंदर हवा भर सकता हूं, उसको हम बोल सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और इसका वॉल्यूम होता है लगभग 2500 से 3000 ml। इतना वॉल्यूम होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, इन शॉर्ट IRV बोलते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जैसे नेम से डिनोट हो रहा है, यहां पर फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया था, यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे। कितनी तेजी से मैं फोर्सफुली लंग्स से हवा बाहर निकाल सकता हूं, तो उसको हम बोलेंगे ERV। यहां पर होगा फोर्सफुल एक्सपीरेशन, कितनी फोर्सफुली मैं बाहर हवा छोड़ सकता हूं, उसको क्या बोलेंगे? ERV। और इसका वॉल्यूम होता है लगभग 1000 ml से
1100 ml। इतना वॉल्यूम हम फोर्सफुली लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से देख सकते हैं, रेजिडेंस, यानी कि रेजिडेंस जहां पर हम रहते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी कुछ ऐसा ही है कि जितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, कितनी तेजी से भी मैं हवा बाहर निकाल लूं लंग्स से, लेकिन फिर भी मेरी लंग्स के अंदर इतनी एयर रहेगी, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है? वॉल्यूम रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी लंग्स में जो एयर बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे? आरवी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1100 से 1200, इतना इसका वॉल्यूम होगा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो अपने को 4 ही वॉल्यूम याद रखते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग, जैसे कि मैंने नॉर्मल इन और आउट किया एयर का। एक मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा, तो ये क्या है? आईआरवी। जब फोर्सफुली बाहर निकालेंगे तो ईआरवी, और फोर्सफुली बाहर निकालने के बाद भी जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 4 वॉल्यूम आते हैं, ये अपन ने कवर किया। अभी करेंगे लंग्स की कैपेसिटी। लंग्स की कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स कितना हम एयर को होल्ड कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन से, एक्सपीरेशन से, उसके बारे में बताया लंग्स कैपेसिटी के बारे में। वो 4 क्या थे? पहले वाले वॉल्यूम थे। अब इन्हीं को जोड़ के जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं लंग्स कैपेसिटी। जैसे कि पहली आती है आपके पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन शॉर्ट हम बोलते हैं आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या है कि हमने नॉर्मली एक एक्सपीरेशन किया, हमने सांस बाहर निकाली, उसके बाद मैं एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आईसी। और इसके अंदर आपके पास आईआरवी, जो आपने वॉल्यूम पढ़ा है पीछे, प्लस टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो आएगा क्योंकि हम जो नॉर्मल इन और आउट कर रहे हैं वो तो चल रहा है, लेकिन मैंने कितना फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया उसको और एड ऑन कर दिया, तो आपके पास आ जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और टाइडल वॉल्यूम या आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद मैं कितना फोर्सफुली अपनी लंग्स के अंदर हवा भर सकता हूं उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सेकंड, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ईसी, इसके अंदर अपन ने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, इसके अंदर फोर्सफुली एक्सपीरेशन करेंगे, तो इसके अंदर कौन सी इंक्लूड होगी? ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ईआरवी के अंदर आपके पास क्या आएगा? टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए टाइडल वॉल्यूम। एक टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना हम वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें तो आईआरवी क्या होता है? 2500 से 3000 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 500 ml। तो हम इनको ऐड ऑन करके निकाल भी सकते हैं। 3000 to 3500 ml आपके पास क्या आएगी? आईसी आ जाएगी। ऐसे ही हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को भी निकाल सकते हैं। थर्ड जो कैपेसिटी है, थर्ड जो कैपेसिटी होगी वो है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके अंदर कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होंगे? एक तो ईआरवी होगा प्लस एक रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, अगर ईआरवी कब बाहर निकलता है? जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तब बाहर निकलेगा लंग से। नॉर्मल एक्सपीरेशन में बाहर नहीं निकलेगा। तो ईआरवी और आरवी दोनों अब मेरी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफआरसी। ये वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली निकालते हैं, फोर्सफुली एक्सपीरेशन से निकालते हैं, वो वॉल्यूम है। लेकिन यहां पर क्या है, हम नॉर्मल ब्रीथिंग में इसको नहीं निकालेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आया समझ में? तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 प्लस आरवी क्या होता है? 1100 से 1200 ml। तो हम टोटल निकाल सकते हैं कि लगभग आपके पास 2200 से 2400 ml तक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे। यहां तक आए सबको समझ में? तो 3 कैपेसिटी पढ़ी है अभी तक, आईसी, ईसी और एफआरसी। अगली जो कैपेसिटी है वो है वाइटल कैपेसिटी। नंबर 4 है वाइटल कैपेसिटी। वीसी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा है बाबा रामदेव हैं, वो कपाल भारती करते हैं, जैसे कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया और फोर्सफुली एक्सपीरेशन किया, यानी कि एक तरह से फोर्सफुली एक्सपीरेशन आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन और वाइस वर्सा। जैसे कि मैक्सिमम इन मैक्सिमम आउट, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। तो ये एक तरह से क्या है, या हम बोल सकते हैं एक तरह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर ए डीपेस्ट या फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल या डीप इंस्पिरेशन। और वाइस वर्सा। ठीक है, चाहे आप एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन करें या फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। आया समझ में? और वाइटल कैपेसिटी के अंदर आपके पास कौन कौन से वॉल्यूम इंक्लूड होते हैं? फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया तो ईआरवी आएगा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो आईआरवी भी आएगा, और नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हम एयर इन और आउट करते हैं वो तो आएगी। तो ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी, इसको हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। और इसको हम याद रखने के लिए लिख सकते हैं कपाल भारती। तो मैक्सिमम इन और मैक्सिमम आउट। उसके बाद आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर क्या आएगा? अगली कैपेसिटी है टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि मेरी लंग्स की एयर होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, उसको जो डिफाइन करेगा उसको बोलते हैं टीएलसी। मैंने इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब मैं एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा और उसके बाद मैं कितनी एयर अपने लंग्स के अंदर रोक के रख सकता हूं, उसको बोलेंगे हम टीएलसी। तो ये कौन सा वॉल्यूम है या कौन सी कैपेसिटी है? इसके अंदर क्या है? टोटल वॉल्यूम इनसाइड लंग्स
आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद मैं कितनी एयर को होल्ड कर सकता हूं अपनी लंग्स के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे टीएलसी। तो इसके अंदर क्या आएगा, मैंने फोर्सफुल की बात की तो ईआरवी भी हमारी लंग्स के अंदर है, इसको हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं वरना ये लंग्स के अंदर रहता है। तो आईआरवी भी होगा। और जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम भी होगा। और जो मेरी लंग्स के अंदर हमेशा जो वॉल्यूम रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो भी टीएलसी के अंदर होगा। तो टीएलसी के अंदर सभी वॉल्यूम्स इंक्लूड होंगे, ईआरवी, आईआरवी, टीवी और आरवी। तो इसको हम बोलेंगे टीएलसी। जैसे कि एक इमेज शो कर रखी है, इसके अंदर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोमीटर। इसको स्पाइरोमीटर बोलेंगे। और जो यहां पर ग्राफ रिप्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं स्पाइरोग्राम। इसके अंदर हमारे लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को बता रखा है। जैसे कि ये जो नॉर्मल चल रहा है, ऐसे नॉर्मल इन आउट, नॉर्मल इन आउट, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो नॉर्मल इन और आउट हो रहा है। फिर मैंने एक गहरी सांस ली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद मैंने एक डीपेस्ट इंस्पिरेशन किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। और अगर मैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईआरवी। तो आपको टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी और ईआरवी समझ में आया। इसके बाद जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन करने के बाद भी जितना वॉल्यूम मेरी लंग्स के अंदर बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चारों वॉल्यूम जो हैं ये आपको मैंने शो किए हैं। इनको वॉल्यूम को ऐड करके हम कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और इसको ऐड कर दूं तो मैंने बताया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और अगर मैं एफआरसी और आरवी को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये एफआरसी। ठीक है, ईआरवी, सॉरी, ईआरवी और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो एफआरसी बन जाएगा। और टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, जिसके अंदर ये सारे वॉल्यूम इंक्लूड होंगे, उसको हम बोलेंगे टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो आया समझ में। इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम विद दोज इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीट 2016 का क्वेश्चन है। जैसे कि कहा है कि टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टीवी जो हमने नॉर्मल इन और आउट करते हैं, तो ये कितना होता है अपने पास, लगभग 500 ml। आईआरवी क्या होगा, जो हमने फोर्सिबल इंस्पिरेशन से किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लगभग, फर्स्ट आएगा इसका आंसर। ईआरवी का कौन सा होगा, फोर्थ। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारी लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, उसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो ए का क्या होगा, ए का थर्ड ऑप्शन होगा, बी का क्या होगा, फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसी के अंदर है, तो ये आएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैसे कि गिवन फिगर इज शोइंग स्पाइरोग्राम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी विच रिप्रेजेंट्स द एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। यानी कि अपने को रिप्रेजेंट करना है कि यहां पर ईआरवी कौन सा है। तो यहां पर वॉल्यूम आपका ने ईआरवी क्या पढ़ा है, 1100 से 1200 ml या 1000 से 1100 ml। हमें उस डाटा को ध्यान नहीं रखना है, हमें जो यहां पर इस इमेज के अंदर दिया है हमें उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है इसको। तो यहां पर क्या है, अगर उस ग्राफ को स्पाइरोग्राम याद हो तो ये क्या था, आरवी था, ये टाइडल वॉल्यूम था, यहां से यहां तक क्या था,
फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो IRV। ये क्या था? फोर्सफुल एक्सपिरेशन ERV। और यही हमारा आंसर है। इसने क्या पूछ रखा है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो C होगा वो ERV है, तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। लास्ट है समरी। आज हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसके अंदर अपन ने 2 स्टेप देखे, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इसके अंदर 2 मसल इंक्लूड थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस डायफ्राम की मसल। इनके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, जिससे प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बाहर का प्रेशर कम, तो इससे क्या हो रहा था? इंस्पिरेशन हो रहा था। और जब इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट बोले तो वॉल्यूम अगर आपका अंदर का डिक्रीज हो जाए और प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या था? एक्सपीरेशन का प्रोसेस था। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। फिर अपन ने वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ी। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी के अंदर अपन ने 4 वॉल्यूम पढ़े और कैपेसिटी पढ़ी। जैसे कि अपन ने पढ़ा IRV, एक टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, एक ERV पढ़ा और एक रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा। ये था नॉर्मल ब्रीथिंग में। इसके लिए मैं एक एरो लगा देता हूं, एयर इन और आउट। ठीक है, IRV के अंदर इन के लिए लगा रहा हूं मैं नीचे की तरफ एरो, 2 एरो लगा दी, यानी कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा था। इसके अंदर फोर्सफुल एक्सपीरेशन हो रहा था। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर हमेशा रहता ही है, उस वॉल्यूम की बात हो रही है। इन्हीं को अपन ने एड ऑन करके कैपेसिटी निकाली थी। अगर मैं इस और इस वॉल्यूम को जोड़ दूं, तो ये अपन ने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी रखा था। इसको और इसको ऐड कर दूं मैं, अगर इसको और इसको ऐड करूं, तो ये क्या हो जाएगी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और क्या देखा था? FRC। अगर इस और इसको ऐड करूं मैं, तो ये आपकी होगी FRC। और वाइटल कैपेसिटी में क्या आता था? जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तो ये आपकी क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी। और सभी वॉल्यूम को अगर मिला दें, तो वो आपके पास होगी TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो एक समराइज वे में है इन शॉर्ट फॉर्म, कैपेसिटी और वॉल्यूम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कौन सी मसल यूज होगी, वॉल्यूम के साथ क्या होगा और प्रेशर के साथ क्या होगा। ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।